चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रुक करेंगे खबरों का। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की। 24 घंटे में कोरोना के 856 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत भी हुई है। रायपुर में कोरोना आंकड़ा 300 के पार चला गया है। दुर्ग में 223 केस निकलकर सामने आए हैं। वहीं बिलासपुर में भी 56 मरीज मिले हैं। तो कोरोना धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 856 नए केस सामने आए हैं। सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 24 घंटे में 8 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवा दी। रायपुर में 300 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच गया है। दुर्ग में संख्या 233 है। बिलासपुर में 56 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जनता से अपील की गई है गाइडलाइंस का पालन करने की, तमाम एहतियात बरतने की। हालांकि लॉकडाउन लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। और इधर दुर्ग में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना लगाने पर अब जुर्माना देना होगा। 200 रुपए का जुर्माना देना होगा। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थान पर यदि मास्क नहीं लगाया गया है तो 200 रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब सावधानी बरतना भी जरूरी है। इसको लेकर 200 रुपए का जुर्माना अब आपको देना होगा अगर आप सार्वजनिक स्थल पर हैं और मास्क नहीं लगाए हैं। चलिए बात कर लेते हैं रायपुर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज की। आज मैच जो होगा वो सेमीफाइनल मैच होगा। पहला सेमीफाइनल भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा। बिना मास्क के अब स्टेडियम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शक अब बिना मास्क के स्टेडियम में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मास्क बिना पाए जाने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बिना मास्क के स्टेडियम में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। और छत्तीसगढ़ में फ्री वैक्सीनेशन के सरकार के किए वादे को पूरा करने की मांग अब बीजेपी ने की है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार से वादे के मुताबिक प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन कराने की मांग की। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार अपना वादा निभाए। आपको बता दें कि अभी प्राइवेट अस्पतालों में पैसे लेकर वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए, अभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में कोरोना के वैक्सीन लग रही है, जहां पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल है उस पर 250 रुपये का रेट रखा गया है और लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, लगवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार ने कही है तो अब उनके समय बारी आ गई है कि आप जो प्राइवेट में 250 रुपये में वैक्सीन लगा रहे हैं, ऐसे लोगों का भुगतान सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के नाम पर अभियान चलाने का फैसला लिया है। पिछले दिनों हुई बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने, घर घर जाने का फैसला लिया है। वैक्सीनेशन को बीजेपी की देन बताने के साथ ही बीजेपी लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। इधर बीजेपी के वैक्सीनेशन जागरूकता के नाम पर शुरू हो रहे अभियान को कांग्रेस राजनीतिक हथकंडा करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि इसका कोई राजनीतिक लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी वैक्सीनेशन जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करना चाहती है। कोरोना वैक्सीन यहाँ पर अस्पतालों में, शासकीय अस्पताल में लग रही है, उसमें कार्यकर्ताओं को ये आग्रह किया गया है कि उनको मदद करें, सहयोग करें, वहाँ पानी की व्यवस्था करें। लाने ले जाने की यदि बात हो सकती है तो उसमें भी सहयोग करना चाहिए, कैसे उम्र दराज लोगों को लेकर के पहुँचाएँ। और कोई यदि उसमें सहयोग की आवश्यकता है तो कार्यकर्ता सहयोग करें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। भाजपाइयों के घर घर जाने से ना भाजपा को लाभ होने वाला है, ना जनता को लाभ होने वाला है। वैक्सीनेशन के बारे में केंद्र सरकार ने जो कहा हुआ है कि हम 35,000 करोड़ की व्यवस्था किए हैं,
तो सारे राज्य सरकारों को छूट भी देना चाहिए और पूरे वैक्सीन की खर्चे को केंद्र सरकार को उठाना भी चाहिए। अब उसमें कि भारतीय जनता पार्टी किस रूप में अभियान चलाना चाहती है, ये तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय उनके प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के आने के बाद शायद वो लोग जाग गए हैं। और बिलासपुर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपनी पत्नी के साथ बल्हा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना वैक्सीन लगवाई। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कोरोना को परास्त करने के लिए सभी को टीका लगवाना जरूरी है। कोरोना का इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 6 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ भी आपको सुविधा हो, आप जाकर के कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। हम सबको मिलकर के कोरोना को पराजित करना है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सुपेबेड़ा के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। सुपेबेड़ा में आज एक और मौत होने के बाद सभी दावे फेल हो गए हैं। 45 साल का जयसन पटेल उड़ीसा के जयसन में एलोपैथिक इलाज करा रहा था, लेकिन वो नहीं बच सका। इस मौत के बाद किडनी की बीमारी से मौत का आंकड़ा 77 हो गया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले से ही ये जो किडनी का वहाँ का प्रॉब्लम है और पानी की जो समस्या है, इस पे सारी सरकारें काम कर रही हैं। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं वहाँ विजिट किए थे, माननीय गवर्नर महोदया भी वहाँ गई थीं और जिस तरीके से भी काम वहाँ किया जा सकता था उसको करने का प्रयास किया गया। अब मौत तो बहुत स्वस्थ गाँव में भी लोगों को हो जाती है। अब एक मौत के पीछे संक्रमण जैसी कोई स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी मौत है, दुखद है। इस परिस्थिति में मौत हुई है, मैं ऐसा समझता हूं कि जिला प्रशासन इसको गौर करेगा। जब सरकार को स्वयं को आत्मचिंतन करने का अवसर जब आता है तो सरकार बगले झांकना चालू कर देती है। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर वहां के पेयजल की समस्या को लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन उठे, चर्चा हुई और माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आ गया कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई वहां पर ऐसा नहीं, वो पानी की व्यवस्था ठीक है, सब कुछ है। आज एक दुखदपूर्ण घटना इस बात को इंगित करता है कि सरकार उतनी गंभीरता से उस चीज को नहीं ले रही है। खाली अधिकारियों ने जो चीज बता दी है और ना तो उसका कोई फिजिकल सर्वे किया उन्होंने क्षेत्र में जाकर के, ना उसकी डिटेल वहां के लोगों से ली है। इधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल से शिकायत की है। विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से शिकायत की और बयान दिया कि कोरवा जनजाति से जमीन की खरीदी हुई थी। विष्णुदेव साय ने मंत्री भगत से इस्तीफा देने की भी बात कही। मंत्री अमरजीत भगत के बेटे का जमीन खरीदी का एक पूरा मामला है, जिसमें राज्यपाल से मिलने पहुंचे और शिकायत की है। बीजेपी की जांच रिपोर्ट में धोखे से छल पूर्वक जमीन लेने का जिक्र भी किया गया है। बीजेपी जांच समिति के सदस्य सहित जशपुर के लोग भी राजभवन पहुंचे। जांच प्रतिवेदन महामहिम राज्यपाल महोदया को सौंपे हैं और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत गंभीर है। जहां एक तरफ भू राजस्व संहिता में 170 ख लगा है कि आदिवासी की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, और ऐसा आदिवासी जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति कोरवा और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनको आज इतने बड़े आदमी के द्वारा बिल्कुल भूमिहीन कर देना, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। गर्व तो ऐसे में तो मंत्री को त्यागपत्र भी दे देना। जो कमेटी उन्होंने बनाई थी राज्यपाल को उन्होंने सौंपा है, वो सार्वजनिक कर दें कि उनकी कमेटी की रिपोर्ट क्या कहता है, और उसके बाद मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अमरजीत भगत बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं
और नियमों के विपरीत कोई काम किए होंगे ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो बात है वो सब रिकॉर्डेड चीज़ होता है, तो इसमें कोई तर्क वितर्क कमेटी और वापिस लो, क्योंकि अगर कोई चीज़ खरीदता है तो रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड चीज़ छुपाया नहीं जा सकता, तो इसमें कोई तर्क वितर्क की बहुत बात। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा के दौरे पर रहे। कोरोना काल में उनका ये पहला दौरा था, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नक्सली गतिविधियों से संबंधित फोर्स के साथ चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर बैठकें और समीक्षा की गई। सुरक्षा बलों की जरूरतों को लेकर भी समीक्षा की गई। ऑपरेशन घर वापसी की भी समीक्षा की। गतिविधियाँ और उससे संबंधित फोर्स के साथ चर्चा और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात, सारे मुद्दों को लेकर दौरा हुआ था। कैंप में जवानों के साथ भेंट किया, चर्चा किया, उनको जो काम करते हैं उसमें और क्या सुविधाएं चाहिए या वो अनुभव क्या करते हैं कि बेहतर काम के लिए किस प्रकार से योजना बननी चाहिए, इस विषय में उनसे चर्चा किया। सीआरपीएफ के अधिकारी, हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी सबकी कॉमन मीटिंग भी लिया। फिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के भी मीटिंग कराया। जो सड़कें हमारी बंद हुई हैं नक्सल क्षेत्र में, वो कैंप जहाँ रख दिए हैं उसके आगे पीछे फिर और आगे बढ़ना, कैंप का कहाँ ज़रूरत, इस प्रकार से तो सारी समीक्षाएं की गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर लौटेंगे। आपको बता दें, असम दौरे पर थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। असम में कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र दिया, ताबड़तोड़ सभाएं की, पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और आज वापस राजधानी रायपुर लौटेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल आपको बता दें असम दौरे पर थे, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और मैदान में उतरे हैं। पार्टी की तरफ से कमान संभाली हुई है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पक्ष में जमकर सभाएं की जा रही है। पार्टी प्रत्याशियों के लिए माहौल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने असम में बनाया है और आज राजधानी वापस लौटेंगे। वहीं कोरोना की वजह से बस्तर में रेल सुविधाओं पर लगा ग्रहण हटने का नाम नहीं ले रहा। रेल मंत्रालय ने जो एक ट्रेन शुरू की है, उसे स्पेशल ट्रेन का नाम देकर 40% अधिक किराया लिया जा रहा है, जिससे बस्तर वासियों पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। दरअसल लॉकडाउन से पहले बस्तर में 5 ट्रेनों का परिचालन होता था, जिन्हें लॉकडाउन में बंद करने के बाद अब तक शुरू नहीं किया गया। जबकि बस्तर बेलाडीला के लोहाइस्को के परिवहन मात्र से ही केंद्र सरकार को 3600 करोड़ की आय किराए के रूप में होती थी। बावजूद इसके बस्तर को ट्रेन सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है। इस मुद्दे को बस्तर सांसद दीपक बैज ने सदन में उठाया, केंद्र सरकार को घेरा। अब एकमात्र ट्रेन चल रही है कलंडू से विशाखापट्टनम, जो मेडिकल सुविधाओं के लिए जाने जाती है। जगदलपुर शहर के कई लोग जो है मेडिकल सुविधा लेने के लिए जाते हैं और किराया भी बढ़ा दिया गया है, तो बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि एक कोरोना काल में जब पूरे देश की ट्रेनें बंद हुई थी तब बस्तर की ट्रेनों को भी बंद किया गया था, परंतु जैसे जैसे कोरोना का प्रभाव कम होता गया ट्रेनें चालू होती गई। परंतु बस्तर का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत लेट ही पहुँचती है। कई सालों बाद ट्रेनें पहुँची थी, अब जो ट्रेनें पहुँची उसको भी गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया है, जबकि हमारे यहाँ कोरोना का प्रकोप बहुत कम था। ट्रेन सेंट्रल का मुद्दा है और इसको बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए। कई चीज़ के प्रति जनता का आक्रोश होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ से हम इतनी आय दे रहे हैं और हमारी सुविधा के नाम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति महोदय, सिर्फ माइनिंग ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, एनएमडीसी और एसआर के ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से महीने में 300 करोड़ रुपए इस सरकार को, रेलवे को मिल रहा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग किराया। माननीय सभापति महोदय, हमारी युवा जापान, कोरिया और विदेश को जा रही है, लेकिन बस्तर को क्या मिला, मैं अभी भी पूछ रहा हूं केंद्र सरकार से। और उधर दुर्ग में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। बाउंड्री वॉल किनारे से अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई की गई। ठेला गुमटी सहित पसरा लगाने वाले 25 लोगों पर यह कार्रवाई हुई है। जिला सत्र न्यायालय के परिसर में अतिक्रमण लगाया हुआ था, जिसके बाद 25 लोगों पर कार्रवाई हुई। निगम आयुक्त के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए गर्भपात की अनुमति दे दी है।
वहीं कोर्ट ने बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में गर्भपात की अनुमति दी है। कोर्ट ने मामले में पीड़िता की देखभाल और डिस्चार्ज के बाद घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश बिलासपुर कलेक्टर को दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता दुष्कर्म पीड़िता होने की वजह से उसके डीएनए टिश्यू को सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। बता दें कि एक हफ्ते पहले नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के आधार पर प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत और मेडिकल रिपोर्ट तथा पीड़िता की अवस्थिति को देखते हुए उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया है सिम्स के डॉक्टरों को और साथ ही साथ पीड़िता की देखभाल के लिए सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर बिलासपुर को निर्देशित किया है और डीएनए टिश्यू सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है क्योंकि रेप का केस। इधर रायगढ़ में जिला पंचायत सदस्यों को छोटे कामों के लिए अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा है। दरअसल जिला पंचायत सदस्यों को राज्य सरकार से मिलने वाली राशि नहीं मिली। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप हुए हैं। जिला पंचायत में फंड न आने को लेकर बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास काम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। विकास कार्य ठप पड़े हैं और जो भी काम हो रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं के हैं। केंद्र से 15वें वित्त की राशि आवंटित होने के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि सदस्यों को जो राशि मिलती है वो कोरोना की वजह से नहीं मिल पाई। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी भूपेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में रुकावट नहीं आने दे रही है। सरकार के पास में न काम करने की इच्छा शक्ति है, न उसके पास कोई विजन है। 15वें वित्त आयोग का पैसा आने के बावजूद विकास काम ठप पड़े हुए हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको राशि आवंटित नहीं। सदस्यों की राशि थी वो अगले वर्ष कोरोना के चलते नहीं मिल पाई थी। इस साल 15वें वित्त में राशि आया है और उसका उपयोग अब हर सदस्यों को दिया जाएगा। जो कोरोना की स्थिति है उसके चलते वित्तीय व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ाया है वो है। वहीं बालोद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप से दिन दहाड़े बदमाश बाइक चोरी कर ले गए। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 युवकों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। देवरी थाना क्षेत्र के पसौद स्थित पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी इस घटना का सामने आया है। 2 युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े ये चोरी की गई है। तो सीसीटीवी सामने आया है, इसके आधार पर ही अब आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग वहां पर मौजूद थे। पेट्रोल कर्मचारियों की मौजूदगी में दिन दहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पकांजूर में सागौन के जंगल में भीषण आग लगी है। आग से पूरा सागौन प्लांट जल उठा है। वन विभाग मौके पर पहुंच गया। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। वन परिक्षेत्र के विजयनगर प्लांट का मामला बताया जा रहा है। सागौन का प्लांट आग से धू कर जल उठा। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए कितनी भीषण आग है। वन परिक्षेत्र के विजयनगर प्लांट का ये पूरा मामला है। हालांकि राहत की बात यह है कि वन विभाग मौके पर पहुंच गया और आग बुझाने का प्रयास जारी है। आगे बढ़ते हैं खबर दुर्ग से, जहां कमलेश सारथी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्या का आरोपी मुरली साहू पुलिस गिरफ्त में आ गया है। राजनाथ गांव के गंडई से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कल रात को बीच सड़क में कमलेश साहू की हत्या की गई थी। आपसे रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र के हरना बांधा की घटना बताई जा रही है। कोरबा में सुपारी किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वनमंडल में पदस्थ डिप्टी रेंजर की पत्नी ने ही 2.5 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पति की हत्या करा दी।